हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग फेमिनिज्म को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फेमिनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस टर्म का ओरिजिन होता है और जो सेवरल ओपिनियन है रिगार्डिंग टू फेमिनिज्म उसका क्या है। ओके, बेसिकली व्हाट इज़ फेमिनिज्म और इसके टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म क्या हैं। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और इसके बाद और भी बहुत सारे जैसे कि आपके पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। तो इन सारे जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे कि जो ये डिफरेंट फिलॉसफी हैं फेमिनिज्म को लेकर, इनके मेन फोकस पॉइंट क्या हैं और ये फेमिनिज्म को लेकर किस तरीके के रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं। ओके, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहेगा आज का ये। इस लेक्चर को मैं डिटेल में शुरू करूं उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोगों ने चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जैसे कि IR की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, UGC नेट एग्जामिनेशन। तो इन सारे जो टॉपिक है इन पर सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आपको कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन मिल जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी मेरा दूसरा चैनल है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें और कनेक्टेड रहें मेरे से। तो फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो इस टर्म का ओरिजिन कैसे होता है, दिस इज़ नॉट क्लियर। वी कैन नॉट से दैट कि यहाँ एग्जैक्ट फेमिनिज्म का ओरिजिन ऐसे होता है। सेवरल ओपिनियंस और जो सेवरल इवेंट्स थे, कई सारे फिनोमिनास थे, कई सारे रिएक्शंस थे, उन सबको मिलाकर ग्रेजुअली धीरे धीरे फेमिनिज्म की फ़िलॉसफी डेवलप होती है। लेकिन बहुत सारे ओपिनियंस में से जो जनरली एक्सेप्टेड वर्जन है, जो जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था यूटोपियन सोशलिस्ट चार्ल्स फ्यूरियर के द्वारा 19th सेंचुरी पे। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या था फेमिनिज्म का? क्वेश्चन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ओके, कि वुमेन को भी जो मेन हैं उनके कंपैरिजन में इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाने चाहिए। मतलब जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एज फॉर एज द राइट्स आर कंसर्न, एज फॉर एज द अपॉर्चुनिटीज़ आर कंसर्न, ये सारी चीज़ें। ओके, सो ऑल फेमिनिस्ट पोजीशंस अगर हम देखें तो एक कॉमन चीज़ ये शेयर करते हैं, एक कॉमन कंसर्न ये शेयर करते हैं फेमिनिज्म के अंदर, दैट इज़ inferior position of the woman in the society and this hierarchy is based on the gender. So women की अगर inferior position है तो superior position किसकी है? तो superior position men को दी गई है, ओके, और जो inferior position है society में वो women को दी गई है। So this hierarchy is based on the gender. तो ये कॉमन कंसर्न है सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का। अब ये जो पोजीशन में एक्सप्लॉइटेशन होता है वो अलग अलग तरीके हैं, या जो क्लासिफिकेशन है हायरार्की का उसके पीछे एक बेसिक फिलॉसफी अलग है। तो इस तरीके की थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटल चीज़ की बात करें तो वो यही है कि भाई हाँ, वुमेन को इन्फीरियर पोजीशन में रखा गया है सोसाइटी पे और ये हायरार्की बेस्ड है जेंडर के बेस्ड पे। जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि दो की जो ये हायरार्की है उसको नेचुरल डिफरेंसेस के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है कि भाई मेन एंड वुमेन में नेचुरल डिफरेंसेस हैं और इसकी वजह से जो मेन हैं वो सुपीरियर होते हैं और जो वुमेन होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं। तो ये जो हायरार्की बनाई गई है इसको जस्टिफाई किया गया है नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे, ये फेमिनिस्ट का मानना है। लेकिन फेमिनिस्ट कहती हैं कि भले कितना भी ये नेचुरल डिफरेंसेस के आधार पर जस्टिफाई कर लें इस हायरार्की को, एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो हायरार्की है ये बेस्ड है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर पे, ओके, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में।
तो जनरली जो सपोर्ट करते हैं ना इस हायरार्की को, जो वुमेन की जो इन्फीरियर पोजीशन है उसको सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि मेन एंड वुमेन में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और इसकी वजह से ये नेचुरल है कि दोनों की पोजीशन एक नहीं हो सकती है, दोनों को इक्वल राइट्स नहीं मिल सकते, दोनों को सेम स्टेटस पे नहीं रखा जा सकता है। आपको याद है एरिस्टोटल की थ्योरी, जहाँ पर हम उनकी स्लेव की जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहाँ पर वो वुमेन को कहते हैं इन्फीरियर पोजीशन देते हैं, याद होगा आपको ये ना। तो जो फेमिनिस्ट हैं कहते हैं कि जो सपोर्टर है इन्फीरियर पोजीशन ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी, वो कितना भी कहें कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, नेचुरल डिफरेंसेस हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली में ये हायरार्की बनाई गई है बेस्ड ऑन द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर पोजीशन। हमेशा से मेल ने डोमिनेशन चाहा है सोसाइटी में, जो मेन हैं वो मेन चाहते हैं कि वो अपनी पावरफुल पोजीशन सोसाइटी में बनाए रखें, अपना डोमिनेंस बनाए रखें, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के तरीके अपनाए जस्टिफिकेशन के लिए। गॉट इट। तो ये हो गया फेमिनिज्म का। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, या कॉलोनियल कंट्रीज़ जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, दोनों में। तो अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखें, यहाँ पर जो वुमेन है वो एक इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में उभर कर आती हैं अर्ली 19th सेंचुरी में। इंटरेस्ट ग्रुप आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होते हैं, जिसमें सेम इंटरेस्ट या सेम जो आइडिया होता है उसके बेसिस पे लोग एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर वुमेन को क्या चाहिए, इक्वालिटी, और डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है, इक्वालिटी चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए। ये इनका कॉमन कंसर्न था, कॉमन इंटरेस्ट था, और इस कॉमन इंटरेस्ट को लेकर ये इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाती हैं, इसे हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। तो वुमेन का जो ये इंटरेस्ट ग्रुप है ये इमर्ज होता है इन द अर्ली 19th सेंचुरी। एट दिस टाइम आप देखेंगे कि क्यों ऐसे एक इंटरेस्ट ग्रुप उभर कर आया, क्यों वुमेन इकट्ठा होने लग गई कि भाई नहीं, हम अपने हक के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्योंकि 17th and 18th सेंचुरी में जो बुर्जुआ क्लास था या डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो बुर्जुआ क्लास थे, जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, कि भाई हम इक्वालिटी स्टैब्लिश करेंगे सोसाइटी में। बट हुआ नहीं ऐसा। भाई देखा गया कि यहाँ तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर बेस्ड, वुमेन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही नहीं रही हैं, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था बुर्जुआइज डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के द्वारा। एंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो वुमेन की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रेजेंस थी वो बढ़ गई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्चरिंग या प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल में होने लग गया, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ी, तो वुमेन्स भी यहाँ पर काम करने के लिए जाने लग गई पब्लिक प्लेस पे। तो जब पब्लिक प्लेस में जाने लग गई तो वो वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें देखेंगी कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि हमें इक्वल पे नहीं मिल रहा। पे की बात हमेशा होती है ना कि हमें जो वेजेस हैं वो मेन के कंपैरिजन में वुमेन को कम मिलते हैं, या जो वुमेन के रोल हैं वो कुछ डिफाइंड रोल हो जाते हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन वुमेन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इस सेंचुरी में या इस टाइम पीरियड में। धीरे धीरे उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट आया या इस तरीके की चीज़ें, क्वेश्चन उभर कर आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखने को पाया गया कि भाई मेन एंड वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को नेचुरल डिफरेंसेस के आधार पर जस्टिफाई किया जा रहा है, जो वुमेन के इंटरेस्ट ग्रुप को या वुमेन के जो वुमेन्स थी उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करना शुरू किया कि भाई वुमेन को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, वुमेन के साथ एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है।
ओवरऑल वुमेन का जो क्वेश्चन है वो इमर्ज होकर आता है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, जब उन्हें एनलाइटनमेंट थॉट के फ्रूट से बाहर रखा गया या एक्सक्लूड किया गया। रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जैसे थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़, एशियन सोसाइटीज़ हो गई, अफ्रीकन सोसाइटीज़ हो गई, लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज़ हो गई, यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ वुमेन आता है वो आता है एंटी एम्पेरियलिस्ट मूवमेंट, या जो फ्यूडल ऑपरेशन था या एंटी कॉलोनियलिस्ट मूवमेंट होते थे उनके कंटेक्स्ट पे उभर कर आते हैं। तो आप देखोगे कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ कौन सी हैं, जो कभी ना कभी इन सुपर पावर की कॉलोनीज़ रही हैं। जैसे इंडिया किसकी कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। ओके, तो कॉलोनियलिज्म के ऑपरेशन या इंपीरियलिज्म के ऑपरेशन या फ्यूडल का ऑपरेशन जो था, एक्सप्लॉयटेशन था, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर फेमिनिज्म का एक नया वर्जन उभर कर आता है। ओके, तो ये दोनों डायमेंशन हमने समझ ली। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की, तो सबसे पहले देखेंगे लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म में मेन फोकस रहता है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर। किसके कंपैरिजन में? मेन एंड वोमेन को जो एग्जिस्टिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो यहाँ पर मेन एंड वोमेन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, मतलब जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जो वोमेन है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू गेन द एजुकेशन, टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। ओके, इस तरीके की चीज़ें। अब की आइडिया क्या है लिबरल फेमिनिज्म के अंदर कि भाई अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स लाया कैसे जाएगा, जब इसे लीगली एंड पॉलिसी के द्वारा इसे कंपलसरी बनाया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर बात की जाती है इक्वालिटी की। ओके, तो लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि भाई इस तरीके से हम जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। ओके, इनका मतलब इनका जो फोकस रहता है वो इंडिविजुअल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में फॉर वुमेन इन एरिया सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स। जैसे अभी रिसेंट में इंडिया में क्या चल रहा है कि जो पॉलिटिक्स है, ओके, आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। तो वुमेन डिमांड कर रही हैं कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जैसे पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा या जो स्टेट असेंबलीज़ हैं, वहाँ पर भी वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। ओके, क्योंकि अगर हम वुमेन का इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन देखें, जो नंबर ऑफ एमपीज़ एंड एमएलएज़ हैं वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू मेन। मुझे कमेंट करके बताइए प्रेजेंट में जो एमपीज़ और एमएलए का पार्टिसिपेशन है वुमेन एमपीज़ एंड एमएलएज़ का, वो कितना परसेंट है एज़ कंपेयर टू मेन? 13%, 14%, 15%, 20%, कितना है? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो लिबरल फेमिनिज्म बेसिकली लिबरल स्टेट का जो फिलॉसफी है, लिबरल फ्रेमवर्क की जो फिलॉसफी है, उसके बेस पर को बनाकर इन्होंने फेमिनिज्म की फिलॉसफी दी है। और इन्होंने कहा है कि भाई जो ये इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस है ना, इनका कोई मतलब नहीं है अगर हमने जेंडर डायमेंशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो लिबरल फिलॉसफी किस चीज़ की बात करती है? जस्टिस की बात करती है, फ्रीडम की बात करते हैं लोग, लिबर्टी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं ना, कि इंडिविजुअल को लिबर्टी देना चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। तो फेमिनिस्ट कहते हैं, जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट इनएडिक्वेट है अगर हम जेंडर डायमेंशन को नहीं इसमें शामिल करते। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी। भाई वुमेन के लिए भी ये सारी चीज़ें इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए। उनको भी स्टेट के इंटरफेरेंस, फैमिली हेड के इंटरफेरेंस, या जो पेरेंटहुड है या जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ है उससे भी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसका फोकस है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें जो फेमिनिस्ट कंसर्न है। फेमिनिस्ट कंसर्न क्या? इक्वालिटी ऑफ वुमेन, जो मेन है उनके कंपैरिजन में।
तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सोशलिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल की जो फिलॉसफी है, ओके, उसके साथ फेमिनिस्ट कंसर्न को इंटीग्रेट करना, ताकि कैपिटलिज्म और क्लास स्ट्रगल के जो आइडियाज़ हैं उसको और ब्रॉड किया जा सके। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जेंडर, क्लास, रेस, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कि जैसे मार्क्सिज्म था ना, सेम मार्क्सिज्म में वैसे ही है कि जो क्लास स्ट्रगल होता है या जो क्लास डिवीज़न होता है उसमें वुमेन का भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस क्लास स्ट्रगल को ख़त्म कर देना है, या क्लास डिवीज़न को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ या सोशल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर देना है, ताकि वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वुमेन का ऑपरेशन क्लास सोसाइटी में होता है, और जिस दिन ये क्लास सोसाइटी ख़त्म कर दिया जाएगा उस दिन हम वुमेन की फ्रीडम, इक्वालिटी, सारी चीज़ें अचीव करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म बेसिकली जो रूट कॉजेज़ हैं वुमेन के ऑपरेशन के, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, और बोलते हैं कि हमें सबसे पहले इन रूट कॉजेज़ को एलिमिनेट करना है, रूट कॉजेज़ को डिलीट करना है, ताकि वुमेन ऑपरेशन को रोका जा सके और हम वुमेन जो जेंडर इक्वालिटी है उसको इंश्योर कर सकें। अब इनके अकॉर्डिंग रूट कॉज क्या है? पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर मेल डोमिनेंस होता है। ओके, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं मेल के द्वारा, हेड किया जाएगा मेल के द्वारा, लीड किया जाएगा मेल के द्वारा। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो होती है हम पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि रूट कॉज है जो वुमेन एक्सप्लॉइटेशन का, वो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है। और हमें क्या चाहिए कि भाई जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं जो जेंडर बेस्ड, जैसे सिंपल सा कि जो महिला है वो घर पे काम करेगी और जो मेल है वो बाहर जाएगा काम कर, वहाँ से वो मनी अर्न करेगा इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे। ओके, तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है सोसाइटी में। इस तरीके के जो ट्रेडिशनल जेंडर बेस्ड रोल है सोसाइटी में उसे एलिमिनेट करना होगा। हमें जो जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसे एलिमिनेट करना होगा। मेल डोमिनेंस को हमें एलिमिनेट करना होगा, ताकि जो वुमेन है उसके ऑपरेशन को रोका जा सके। ओके, तो ये हो गया रेडिकल फेमिनिज्म। नेक्स्ट आते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने जेंडर और जो क्लास स्ट्रगल है जिसको इकोनॉमिक फैक्टर से जोड़कर देखा गया है मार्क्सिज्म में। तो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है इकोनॉमिक एंड क्लास बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ वुमेन ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वुमेन को ड्यू टू दिस क्लास डिवीज़न एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कैपिटलिज्म में उसे एलिमिनेट किया जा सके और वुमेन को लिबरेट किया जा सके। ओके, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने जो जेंडर है उसको कॉलोनियलिज्म या इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के साथ इंटरलिंक्ड करके एग्जामिन किया है, और इन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज दिया है कि यहाँ पर एक्सपीरियंसेस ऑफ द वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट। पोस्ट कॉलोनियल मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया पहले कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटिश कॉलोनी के बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिलती है 1947 में, तो इस तरीके की सोसाइटी को हम पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी कहेंगे। तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म ने बेसिकली स्टडी किया है पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो ये वेस्टर्न सेंट्रिक फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। ये पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो अभी तक फेमिनिज्म की फ़िलॉसफी है या जो एक्सप्लेनेशन है वो वेस्टर्न की सोसाइटी पर बेस्ड है। भाई हर एक सोसाइटी का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर एक सोसाइटी का जो वुमेन का रोल है या प्रेजेंस है वो अलग होती है, या जो एक्सप्लॉइटेशन है हर एक सोसाइटी में अलग होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फेमिनिज्म की फ़िलॉसफी है ये वेस्टर्न सेंट्रिक है। इन्होंने जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया है। तो ये जब अपनी जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं ये जब थॉट्स देंगे तो किसको सेंटर मानेंगे? जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं। इन्होंने देखा कि भाई जो कॉलोनियल हिस्ट्रीज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वुमेन में,
और यहाँ पर जैसे बहुत सारी इशूज़ हैं, रिप्रेजेंटेशन, एजेंसी एंड कल्चरल इम्पीरियलिज्म, इन सारी चीज़ों को ये यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे टाइप्स जहाँ पर हमने देखे वेरियस टाइप्स या वेरियस डायमेंशन ऑफ फेमिनिज्म के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। और यस, once again I would like to request you, please do subscribe the channel, share with your friends and like the lecture। अगर आपको लेक्चर से थोड़ी बहुत भी बेनिफिट हो रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आज का कैसा लगा। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो। ओके, बाकी आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए अगर इस चैनल को ग्रो करना है, और फ्यूचर में हमें और क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी लेक्चर्स आपके लिए लाने हैं, तो ज़रूरी है आपका सपोर्ट यहाँ पर। आई होप आप इसे समझते हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।